हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आप सभी का यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज में स्वागत है। यहाँ पर हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से यूपीएससी के प्रीलिम्स में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक है आपके सामने वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड से कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपसे पहले पूछे जा चुके हैं, इन्हें हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसके अलावा आपको आर्ट एंड कल्चर से भी बताया गया था कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे आर्ट एंड कल्चर से पूछे गए थे। इनकी एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शोक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है। ये 2014 के यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। आपको बताना है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। चार ऑप्शन है आपके सामने, कठ उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद या फिर मुंडको उपनिषद। आप सभी को पता है इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मुंडको उपनिषद। आपको याद रखना है, भारत की राष्ट्रीय आदर्शोक्ति सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से ली गई है, तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यह क्वेश्चन 2017 के यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। आपको यहाँ पर बताना है ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच क्या अंतर था। तो अंतर यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहला कथन आपके सामने है, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शीर्षस्त्रारण यानी कि हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। दूसरा कथन आपके सामने दिया गया है, ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोह का ज्ञान था। तीसरा कथन आपके सामने दिया गया है, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। आपके सामने चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही है। केवल एक सही है, केवल दो और तीन सही है, या एक और तीन सही है, या एक दो तीन यानी कि सभी सही हैं। एक बार फिर से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, ये दूसरे नंबर का आपका क्वेश्चन है। आपको बताना है कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। केवल एक और तीन कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो एक और तीन कथन क्या कहते हैं, एक बार फिर से आप देखिए यहाँ पर आपको ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों के बीच लोगों की संस्कृति के बीच अंतर बताना था, और आपका सही आंसर है एक और तीन कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। पहला कथन कहता है, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शीर्षस्त्रारण यानी कि हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। तो ये कथन आपका सही है। देखिए, तीसरा कथन दिया गया है, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो ये कथन भी सही है, सिंधु घाटी के लोग घोड़े के बारे में नहीं जानते थे। और दूसरा कथन यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि सिंधु घाटी के लोगों को लोहे के बारे में भी ज्ञान नहीं था, इसीलिए ये आपका गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन है, सही आंसर आपका यहाँ पर है केवल एक और तीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, देखिए यहाँ पर हमने देखा वैदिक पीरियड से कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। देखिए, दूसरा टॉपिक आपको यहाँ पर दिया गया है एंशिएंट हिस्ट्री का, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको चन्हू दड़ो, कोट दीजी, सोहोगोरा या देसलपुर, ये चार चीजें, चार आपको हड़प्पा स्थल यहाँ पर बताए गए हैं। आपको बताना है कौन कौन सा इनमें से हड़प्पा स्थल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सोहोगोरा। आपको याद रखना है सोहोगोरा हड़प्पा स्थल नहीं है, जबकि चन्हू दड़ो,
कोटदीजी और देसलपुर ये आपके हड़प्पा स्थल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सोहोगोरा आपका हड़प्पा स्थल नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंधित जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो आपको बताना है कौन से प्राचीन नगर के बारे में बात कही गई है, धोलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी या फिर रोपड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धोलावीरा। आपको धोलावीरा के बारे में ये चीज याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए एक बार फिर से समझिए, धोलावीरा। देखिए निम्न में से कौन सा प्राचीन नगर, तो धोलावीरा नगर। धोलावीरा अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंधित जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो सही आपका आंसर यहां पर धोलावीरा हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। 2013 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो बताना है। देखिए पहला है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। यहाँ पर आपको 4 दिया गया है ऑप्शन, आपको सही का चयन करना है। तो पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, केवल 2। केवल 2 ही यहाँ पर आपको सही कथन दिया गया है। देखिए तो केवल 2 कहता है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, जबकि ये पहला और तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो छठा क्वेश्चन है आपके सामने, सिंधु घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो आपको सही आंसर यहाँ पर बताना है। तो छठे का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पर आपको सही दिए गए हैं। एक बार फिर से देखिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे लेकिन वर्चस्वशाली नहीं थे। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र भी बनाए जाते थे, इसीलिए यहाँ पर दोनों आपका कथन सही दिए गए हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी, वैज्ञानिक प्रगति हुई थी, उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देखिए प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। 2012 का क्वेश्चन है। पहला, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। दूसरा, तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। तीसरा, 5वीं शती ईस्वी में कौन के जा का सिद्धांत ज्ञात था। चौथा, 7वीं शती ईस्वी में चक्र सिद्धांत ज्ञात था। आपको बताना है प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है, क्या सब चीजें हैं जो उस टाइम पर स्टार्ट हो चुकी थी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर सभी कथन सही दिए गए हैं। एक बार इसीलिए आप फिर से देखें क्योंकि ये सभी कथन यहाँ पर सही हैं। तो प्राचीन कालीन भारत में वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, बात सही है। दूसरा, तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण भी शुरू हो चुका था। तीसरा, 5वीं शती ईस्वी में कौन के जा का सिद्धांत ज्ञात था, सही बात है। चौथा, 7वीं शती ईस्वी में चक्र सिद्धांत ज्ञात था। तो चारों ऑप्शन यहाँ पर आपको सही दिए गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए ये इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। प्राचीन काल की जो इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन था उसी से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन पूछा गया था, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो आपको श्रेणी के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। सबसे पहला कथन है, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। दूसरा है, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। तीसरा, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। आपको सही आंसर यहाँ पर बताना है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
केवल 2 और 3 कथन ही यहाँ पर सही दिए गए हैं, यानी कि 2 और 3 कथन। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर आपको प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के बारे में बताना था सही आंसर। तो यहाँ पर दूसरा जो कथन दिया गया है कि श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, सही कथन है। तीसरा है श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, सही कथन है। तो 2 और 3 यहाँ पर आपका सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 9वां क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए एरा ऑफ हर्षवर्धन का टाइम है। तो हर्षवर्धन के टाइम से कौन सा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया था। 9वां क्वेश्चन है, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन चांग हेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे। दूसरा कथन है, जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। तीसरा, व्यापारियों को नौघाटों और नाकों पर शुल्क देना पड़ता था। तो 3 कथन यहाँ पर आपको बताए गए हैं। आपको बताना है हेनसांग के द्वारा जो वर्णन किया गया है भारतीय संस्कृति का, इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 9वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर 2 और 3 कथन ही सही दिए गए हैं, बाकी गलत है। तो 2 और 3 आपका सही है। देखिए, तो हेनसांग ने जो भारतीय संस्कृति का वर्णन किया है उसमें ऐसा बताया है कि जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल और विष के द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता या दोष के निर्णय के साधन थे। तीसरा कथन, व्यापारियों को नौघाटों और नाकों पर शुल्क देना पड़ता था। तो 2 और 3 कथन सही हैं, जबकि जो पहला कथन आपको कहा है कि सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे, ये गलत है, क्योंकि उस टाइम पर काफी ज्यादा लूटमार हुआ करता था। 10वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 10वां क्वेश्चन आपका लेट एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल से पूछा गया है। देखिए ये आपका इस टॉपिक से पूछा गया है। तो 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था। तो ये आपको बताना है। देखिए 6 राज्य यहाँ पर आपको दिए हैं, मगध के गुप्त, मालवा के परमार, थानेसर के पुष्यभूति, कन्नौज के मौखरी, देवगिरी के यादव या वल्लभी के मैत्रक। आपको बताना है हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में किन राज्यों का शासन था। तो 10 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही है। 1, 3, 4, 6। देखिए 1, 3, 4 और 6 ये आपका सही यहाँ पर दिया गया है। तो हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में किन राज्यों का शासन था। मगध के गुप्त, थानेसर के पुष्यभूति, कन्नौज के मौखरी और वल्लभी के मैत्रक, इन 4 राज्यों का शासन था। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दाय भाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। दूसरा, मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाय भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता था। तीसरा कथन यहाँ पर दिया गया है, मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दायभाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। आपको सही आंसर यहाँ पर बताना है। 11 का सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। यहाँ पर केवल 2 कथन ही सही दिया गया है, बाकी सभी गलत है। देखिए आपको यहाँ पर अच्छे से समझना है प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में। तो 2 प्रकार की व्यवस्था का यहाँ पर वर्णन किया गया है, एक है मिताक्षरा व्यवस्था और दूसरी है दायभाग व्यवस्था। तो मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता था, ये कथन सही दिया गया है। दूसरा, दायभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति के अधिकार का दावा कर सकता था। तो ये आपका दूसरा जो कथन है ये यहाँ पर सही दिया गया है।
नेक्स्ट है आपका, देखिए तीसरा यहाँ पर नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है आपके सामने। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ ऐतिहासिक व्यक्ति दिए गए हैं, दूसरी तरफ किस रूप में वो जाने जाते थे, तो ये आपको बताना है। देखिए आर्यदेव, दिगनाग और नाथ मुनि, जैन विद्वान, बौद्ध विद्वान और वैष्णव विद्वान। उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं, आपको बताना है कौन कौन से युग्म हैं यहाँ पर जो सही का मिलान है। क्या आर्यदेव जैन विद्वान थे, क्या दिगनाग बौद्ध विद्वान थे, नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे, तो क्या ये जो सुमेल किए गए हैं क्या ये सही है, आपको बताना है कितना यहाँ पर सही है। तो दोस्तों 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केवल 2 युग्म ही यहाँ पर सही सुमेलित है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने एंशिएंट हिस्ट्री के टोटल 12 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए थे। तो ये सीरीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, लाइक करना है, ताकि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें और आपको बताएं कि कौन से सब्जेक्ट के किस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न हैं जो यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसीलिए ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरीज़ है, इसे आपको अच्छे से सपोर्ट करना है और रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर देखना है। इसके अलावा घटना चक्र की भी आपकी सीरीज चल रही है। अगर आप यूपीपीसीएस या आरओ एआरओ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप घटना चक्र को भी जरूर फॉलो करें। करंट अफेयर की भी क्लासेस आपकी आती रहती हैं। विजन आईएएस की मंथली मैगजीन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, तो आपको इन सभी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। इस एंशिएंट हिस्ट्री की जो आपकी ये सीरीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, इसका पार्ट 2 भी जल्द ही आएगा, आपको पार्ट 2 जरूर देखना है क्योंकि अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।